नमस्कार दोस्तों। अब हम पुष्पी पादपों का शारीर पाठ के कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, विभिन्न प्रकार के मेरिस्टम की स्थिति या कार्य बताओ। विभिन्न प्रकार के मेरिस्टम। प्राथमिक मेरिस्टम ये दो प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टम ये मेरिस्टम मूल तथा तनिक के शीर्ष पर होते हैं। कार्य ये प्राथमिक उत्तक बनाते हैं। अंतर्वेशी मेरिस्टम। जब मेरिस्टम स्थायी उत्तक के बीच रहता है तो उसे अंतर्वेशी मेरिस्टम कहते हैं। ये मेरिस्टम घास में पाए जाते हैं। इनका कार्य ये है कि शाकाहारियों द्वारा खाए गए भाग को पुनर्जीवित करते हैं। द्वितीयक अथवा पार्श्वीय मेरिस्टम में वे मेरिस्टम जो बहुत से पौधों के मूल तथा प्ररों में परिपक्व क्षेत्रों में होते हैं तथा प्राथमिक मेरिस्टम के बाद उत्पन्न होते हैं। इनका कार्य है काष्ठीय कक्ष बनाना। निम्नलिखित में विभेद करो। ट्रैकिड तथा वाहिका, पैरेन्काइमा तथा कॉलेन्काइमा, रसदारू तथा अंतःकाष्ठ, खुला तथा बंद संवहन बंडल। पहला, ट्रैकिड और वाहिका। ट्रैकिड ये लंबे लिग्निन युक्त संकरी कोशिकाएं होती है, जबकि वाहिका लंबी परंतु ट्रैकिड से चौड़ी कोशिकाएं होती है। ट्रैकिड में दोनों सिरों पर संकरी तथा नुकीली होती है, लेकिन वाहिका के सिरे पूर्णतः जुड़े होने के कारण नलिकाएं होती हैं। ट्रैकिड में सिरों से अन्य वाहिकाओं के साथ चिपकी रहती है, लेकिन वाहिका में अनेक कोशिकाएं सिरों पर जुड़कर एक सतत संरचना का निर्माण कर लेती हैं। ट्रैकिड में दो ट्रैकिड के संधि तल पर गर्तम्य भित्तियां होती है। गर्मों से ही जल आदि का संवहन होता है, जबकि वाहिका में वाहिकाओं के मध्य भित्तियां नहीं होती। ट्रैकिड में सभी ट्राइकोफाइटॉन आ जाते हैं। पैरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा। पैरेन्काइमा कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, जबकि कॉलेन्काइमा की कोशिकाएं सेल्यूलोज से बनी होती है, परंतु इनके कोनों पर अतिरिक्त सेल्यूलोज एकत्र होने के कारण कोने स्थूलित हो जाते हैं। पैरेन्काइमा कोशिकाएं समव्यासी तथा विभिन्न आकारों की होती है, लेकिन कॉलेन्काइमा की कोशिकाएं समव्यासी तथा कोणीय कोशिकाएं होती है। पैरेन्काइमा पौधों के सभी अंगों तथा स्थानों में पाई जाती है। कॉलेन्काइमा की कोशिकाएं प्रारंभ में सक्रिय होती है। पैरेन्काइमा अंतरकोशिकीय स्थान में पाए जाते हैं, जबकि कॉलेन्काइमा में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। रसदारू और अंतःकाष्ठ। रसदारू द्वितीयक जाइलम का परिधि की ओर स्थित हल्के रंग का भाग रसकाष्ठ कहलाता है, जबकि अंतःकाष्ठ द्वितीय जाइलम के केंद्र की ओर स्थित गहरे रंग का भाग अंतःकाष्ठ कहलाता है। रस काष्ठ की वाहिकाओं में तेजी, टैनिन, तेल, गोंद आदि का संचय नहीं होता, जबकि अंतःकाष्ठ में वाहिकाओं में रेजिन, टैनिन, तेल तथा गोंद एकत्र हो जाता है। रसदारू में टाइलोसिस नहीं बनते, जबकि अंतःकाष्ठ में टाइलोसिस बनते हैं। रसदारू यानी रस काष्ठ की चिकाओं की गुहा अवरुद्ध नहीं होती। ये जल तथा खनिज का संवहन करती है। अंतःकाष्ठ की वाहिकाओं का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण ये जल तथा खनिज लवणों का संवहन नहीं करते। खुला संवहन बंडल और बंद संवहन बंडल। खुला संवहन बंडल जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य कैम्बियम कोशिकाओं की पट्टी पर पाई जाती है। बंद संवहन बंडल जाइलम तथा फ्लोएम की मध्य कैम्बियम नहीं होती। खुले संवहन बंडल में संयुक्त और बाह्य फ्लोएम होती है, जबकि बंद संवहन बंडल संयुक्त और बाह्य फ्लोएमी नहीं होती। खुला संवहन बंडल द्विबीजपत्री तना में पाया जाता है, जबकि बंद संवहन बंडल एक बीजपत्री तने में पाए जाते हैं। रंध्री तंत्र क्या है? रंध्र की रचना का वर्णन करो। रंध्र वे रचना है जो पत्तियों में बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक रंध्र में
सेसेन के आकार की 2 कोशिकाएं होती है जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। एक बीजपत्री पौधों में द्वार कोशिका डंबलाकार होती है। द्वार कोशिकाएं की बाहरी भित्ति पतली होती है तथा आंतरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिका तथा सहायक कोशिका मिलकर रंध्री तंत्र का निर्माण करते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में शारीर के आधार पर अंतर करो। एक बीजपत्री मूल तथा द्विबीजपत्री मूल, एक बीजपत्री तना तथा द्विबीजपत्री तना। एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल। एक बीजपत्री मूल की कोशिकाएं स्थूलित भित्तियां वाली होती है, इसलिए मार्ग में शिराएं अधिक स्पष्ट होती है। संवहन मंडल 6 से अधिक होता है। एधा नहीं बनता है। मज्जा सुविकसित होता है, जबकि द्विबीजपत्री मूल में अंतर त्वचा की भित्तियां पतली होती है। संवहन मंडल 2 से 6 होते हैं। एधा बनती है और मज्जा अविकसित होती है या अनुपस्थित होती है। एक बीजपत्री तना, इसमें बाह्य त्वचा रोम रहित होती है। वलकुट विभेदित नहीं होते। अंतस्त्वचा अनुपस्थित होती है। संवहन मंडल भरण में बिखरे रहते हैं। जाइलम वाहिकाएं V या Y आकार की होती है। द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, जबकि द्विबीजपत्री तने में बाह्य त्वचा रोम युक्त होती है। वलकुट मृदु तक का बना होता है। अंतस्त्वचा स्पष्ट होती है। संवहन मंडल का एक या अधिक चक्रों में विन्यास होता है। जाइलम वाहिकाएं अरीय पंक्ति में विन्यासित होती है और इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। पांचवा प्रश्न, पुष्पी पादपों में 3 मूलभूत उत्तक तंत्र बताओ। प्रत्येक तंत्र का एक उत्तक बताओ। 3 मूलभूत उत्तक तंत्र होते हैं। पहला, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र यानी मृदुतक। भरण उत्तक तंत्र यानी पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। संवहन उत्तक तंत्र जाइलम तथा फ्लोएम। छठा प्रश्न, परिचर्म क्या है? द्विबीजपत्री तने में परिचर्म कैसे बनता है? जैसे जैसे तने की परिधि में वृद्धि होती जाती है, त्यों-त्यों बाहरी वलकुट तथा बाह्य त्वचा की सतह टूटती जाती है और उन्हें नई संरक्षी कोशिका सतह की आवश्यकता होती है। इसलिए एक दूसरा मेरिस्टेमी उत्तक तैयार हो जाता है, जिसे कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। यह कुछ सतही मोटी सूर संकरी पतली भित्ति वाली आयताकार कोशिका को बनाता है। बाहर की कोशिकाएं कॉर्क अथवा काग में बंट जाती है। अंदर की कोशिकाएं द्वितीयक वलकुट अथवा कागस्तर में विभेदित हो जाती है। कागजन तथा कॉर्क मिलकर परिचर्म बनाते हैं। कॉर्क कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण वलकुट की बाहरी परत तथा बाह्य त्वचा पर दबाव पड़ता है और इसी तरह सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।